हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 साइंस 1 का ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक साइंस 1 का ये आपको मेरे वीडियो देखते वक्त साइड बाय साइड ओपन करके रखना है। यानी कि आप मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो क्या अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। और ये इस वीडियो में मेरा थोड़ा सीक्वेंस अलग रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज के अनुसार नहीं होगा। ओके, तो मैं मेरे मेथड से आपको ये चैप्टर पूरा के पूरा एकदम आसान लैंग्वेज में कवर अप करवा के लूँगा। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए आपके कंसेप्ट कैसे यू क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 7 पर, और हमारा टॉपिक है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या होता है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम। इसका मतलब क्या है? अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वो ध्यान मत दो। तो यहाँ पर देखिएगा, एक ये हमारा अर्थ है। ओके, हाँ, और मैं क्या करता हूँ, अर्थ से एक बॉल यहाँ तक ऊपर ऐसे फेंक देता हूँ। मतलब एक बॉल यहाँ से मैं ऊपर, मैंने क्या किया, इस बॉल को क्या किया, थ्रो किया। मतलब ये बॉल यहाँ तक आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा। ओके, ये जैसे ही बॉल अभी मैंने ऊपर फेंकना चालू किया तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम रहेगी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी कम 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 होती जाएगी और एक फाइनल पॉइंट आएगा, उधर मेरी वेलोसिटी पूरा ज़ीरो हो जाएगी। बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए इसलिए इफ ये जो बॉल है वो अर्थ की तरफ ही आएगी। क्या? अर्थ की तरफ ही आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने क्या पूछा है, विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन। अगर आपने एक स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? ऑब्वियसली पहले बढ़ रही थी, बाद में डिक्रीज 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 होगी और एक पॉइंट पर आकर पूरी जीरो हो जाएगी। और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी अंत तक। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो क्या करेगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाउ विल इट चेंज? हाँ, ये कैसे चेंज हो जाती है? पहले मैक्सिमम रहती है, बाद में डिक्रीज डिक्रीज हो जाती है और एक पॉइंट पर जीरो हो जाती है। व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल टाइम? ये हमारा पत्थर हर बार ऊपर ही क्यों नहीं जाता? अरे क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसलिए वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करता। व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर द रीचिंग एट अ सर्टन हाइट? हाँ, एक सर्टन हाइट तक वो जाने के बाद वो पत्थर क्यों नीचे आ जाता है? अरे क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उस पत्थर का। व्हाट डज द मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? इसकी इस बॉल की मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड है? अरे यहाँ से जितना आप वेलोसिटी से, तेज गति से, फोर्स से ऊपर फेंकोगे, मतलब यहाँ पर जितना मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा आपका वो जो बॉल है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो बात आती है, ये वेलोसिटी जीरो क्यों हो गई? तो देखिए, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? अरे यही ही देखने के लिए हमें क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये हमारी क्या है, पूरी अर्थ है और यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास रहता है। क्या है? सेंटर ऑफ मास मास रहता है। सर सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या? तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या रहता है एक ऑब्जेक्ट का। ओके, हमें ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। मतलब एक पॉइंट है, वो कभी कभी इनसाइड भी हो सकता है ऑब्जेक्ट क्या, नहीं तो क्या हो सकता है, कभी कभी आउटसाइड भी हो सकता है। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच, उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, देखिएगा, एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब एक ऐसा
सेंटर रहता है उस ऑब्जेक्ट का, वहां पर ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। मान लो ये क्या है? डिश है, अगर इसको गोल घुमाना है उंगलियों पर अपने, तो हम क्या करेंगे? एक मिड पॉइंट यहाँ पर ढूंढेंगे ना, तभी इसको बैलेंस कर कर घुमाएंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इस पूरे डिश का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास एक सेंटर पर, पूरा मास एक सेंटर पर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये इनसाइड भी हो सकता है, नहीं तो किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए आउटसाइड भी हो सकता है। ओके, तो चलो फिर से हम लौट आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, देखो, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के आजू बाजू में है, नियर है, तो अर्थ क्या करेगी? उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी। क्या करेगी? अपनी ओर खींच लेगी, अट्रैक्ट करेगी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर, ओके, तो अर्थ क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट उन्होंने क्या बात कही है आपके टेक्स्ट बुक में। आई होप आपने टेक्स्ट बुक भी ओपन किया है साइड बाय साइड। तो देखिएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट सेंटर। अरे वही तो मैंने कहा था, अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहता है? सेंटर पर रहता है अर्थ के। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हाँ, तो मुझे बताओ कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? वो है टुवर्ड्स द, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? बीचों बीच रहता है, इसलिए। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। अभी पता चला होगा आपको इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो क्यों हो जाती है। ओके, ये ऑब्जेक्ट अगर हम ऐसे दूर फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक हाइट के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ऊपर ही नहीं जाता। आई होप एक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी बताया। देखिए, व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, हम जब क्या करते हैं? स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। ओके, तो ये अर्थ का फोर्स, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर 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 फेंकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर ऊपर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की वजह से अर्थ अपने सेंटर से एक फोर्स लगाता है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, और क्या करता है? बहुत ज्यादा पुल होने की वजह से द वेलोसिटी बिकम जीरो एट आफ्टर वाइल, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। ओके, द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सटेंड एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसलिए इस अर्थ के नीचे से लगने वाले पुल की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद क्या होता है? नीचे नीचे आने लगता है। दिस इज माय डियर फ्रेंड्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहता है? अर्थ के बीचों बीच रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सब हम सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह सब कवर अप कर देंगे, सिर्फ थोड़ा क्या, रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर देखिएगा, अभी उसके ही आगे उन्होंने क्या कंटिन्यू किया है पेज नंबर 7 पर। इफ द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। देखो 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 क्या होता है। ये है अर्थ, इसका सेंटर ऑफ मास ए है, और हमने क्या किया? एक अर्थ को ऐसे एक एप्पल को उछाला है। किसको? एक एप्पल को ऐसे उछाला है, और इस एप्पल का सेंटर ऑफ मास ए है। अभी देखो, जैसे ही इस एप्पल को हम अर्थ से ऊपर फेंकेंगे, तो क्या अर्थ इसको क्या नीचे बुलाएगी। ओके, हाँ, लेकिन देखो ना, ये सेंटर ऑफ मास की वजह से ये अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा ना एप्पल भी,
और अर्थ भी एप्पल के ऊपर लगा रही है, यानी कि दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे फोर्स लगाकर। ओके, दोनों भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन 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 ओके, लेकिन उन्होंने पूछा है, देखो सेम फोर्स लगा रहे दोनों भी, लेकिन उन्होंने पूछा है व्हाई देन डज द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब एप्पल ही अर्थ की तरफ ऐसे नीचे क्यों फॉल होता है, क्यों अर्थ यहाँ पर ऐसे एप्पल की तरफ मुंह नहीं होती। इसका मीनिंग, इसका जवाब क्या है देखिएगा। देखो अर्थ का कितना बड़ा मास है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इससे भी, इस एप्पल से भी ज्यादा है। ओके, इस एप्पल का मास निग्लेजिबल है अर्थ के सामने, इसलिए। और इसके पीछे एक और रीजन है, देखो अर्थ हमारी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद अर्थ की, इस एप्पल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अर्थ की वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस के बाद एप्पल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो ये एप्पल अर्थ के नीचे आ जाता है। ओके, हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पर दिया है, देखो मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन द मून। हाँ, उन्होंने बताया, अभी एप्पल छोड़ो, इसको ना हम मून पकड़ देते हैं, अभी इसको ना हम मून पकड़ लेते हैं, और ये मून क्या कर रहा है, ऐसे अर्थ के आजू बाजू में घूम रहा है। अभी देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, हाँ मतलब अर्थ क्या कर रहा है, मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, और सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इतना ही नहीं है, मून के साथ साथ मान लो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी ऐसे घूम रहा है, उसके ऊपर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अर्थ किसी को नहीं छोड़ता। ओके, द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, मतलब अर्थ के आजू बाजू में मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं, घूमते हैं। बाद में देखिएगा, द अर्थ अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो अर्थ क्या करती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे कि फॉलिंग एप्पल को करने की कोशिश करती है। लेकिन एप्पल फॉल हो जाता है, लेकिन ये मून एंड सैटेलाइट क्यों नहीं फॉल हो जाते, व्हाई व्हाई। अरे, इस मून की वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं। इस सैटेलाइट की वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं। ओके, तो अगर जिस दिन इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिस दिन ये रोटेट करना बंद हो जाएगी, तो इनकी वेलोसिटी जिस दिन जीरो हो जाएगी, तब ये फटाक से अपने अर्थ के ऊपर ऐसे आकर टकराएंगे। तो उन्होंने बताया, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। क्यों क्यों नहीं फॉलो जाते, क्योंकि इनकी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर देखिएगा, इफ द वेलोसिटी वाज नॉट देयर, अगर वेलोसिटी नहीं हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो रहेगी, तो क्या हो जाएगा, दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। ओके, ये अर्थ की तरफ फॉल हो जाएंगे। आई होप आपको एक टॉपिक और कंसेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर हुआ है। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या उन्होंने और बताया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिनट। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 8 पर जो कॉन्सेप्ट है क्या है, देखेंगे। पेज नंबर 8 आप ओपन करिएगा आपके टेक्स्ट बुक का, और साइड बाय साइड क्या करना है, मेरी वीडियो देखते देखते टेक्स्ट बुक में भी आपको क्या करना है, गौर फरमाना है। तो अभी देखिएगा क्या है, अगर मैं काफ़ी, आपको लग रहा है कि काफ़ी स्लोली पढ़ा पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। ओके, मुझे सबके हिसाब से चलना है, इसलिए अभी मैं काफ़ी तेज भी नहीं पढ़ा सकता और काफ़ी स्लो भी नहीं। ओके, तो अभी हम देखते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या देखते हैं, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, मालूम है आपको, नहीं ना, इसलिए तो ये आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दिया है, आपको मालूम नहीं है इसलिए। तो चलो हम देखते हैं। अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अभी तो देखा, मान लो, मान लो ये अर्थ है, और एक क्या है, ऑब्जेक्ट है अर्थ के नियर, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। तो अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी तो देखा है। ओके, हाँ, बट मतलब क्या, फोर्स लगा रही है ना अर्थ इसके ऊपर, फोर्स लगा रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चलो नाइन्थ में जाओ, क्या है देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, अगर हम किसी मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका क्या है, मास m है, अगर हम उस मास m वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है F इज इक्वल टू ma। ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।
ओके। हाँ, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो अभी बताओ, अर्थ इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है या नहीं, लगा रही है ना। ओके। हाँ, तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा या नहीं, इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा या नहीं। जी, जरूर, जरूर होगा। ओके, तो ये यहाँ पर क्या फॉर्मूला न्यूटन का यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। आगे देखिएगा, thus the gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration। yes, अभी तो पढ़ा है मैंने। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ये उस बॉडी पर लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय जी। अभी ए से नहीं डिनोट करेंगे हम इसको, ये क्या है, एसल इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ओके, यानी कि क्या, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल है। इस स्मॉल जी को आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। सर वेक्टर क्या है, देखो, वेक्टर यानी कि क्या होता है, वेक्टर यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम होता है और उसकी डायरेक्शन भी हमें मालूम होती है। सर कुछ समझ में नहीं आया। यानी कि देखो, हमें सबको मालूम है इस जी की वैल्यू, ये जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमें मालूम है। यानी कि हमें क्या मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होता है, एक वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होता है, एक वैल्यू होती है। ओके। हाँ, और हमें उतना इतना भी मालूम है कि ये जो जी लगता है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो ना अर्थ के नीचे ही आ जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है। मतलब इसका डायरेक्शन भी मालूम है हमें, यस, मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है। ऐसी दो इंफॉर्मेशन देने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपका वेट, आपका मास स्केलर है या वेक्टर। जी, आपका मास क्या है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि ना आप मास, अगर आपको कोई मास पूछता है तो आप क्या कहते हो, मेरा मास सिर्फ 70 kg है, इतना ही कहते हो। ऐसे कहते हो क्या, मेरा मास 70 kg वेस्ट है, मेरा मास 70 kg ईस्ट है, डायरेक्शन का कुछ बोलते हो क्या आप, नहीं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो। ऐसी चीज को हम कहते हैं स्केलार। क्या कहते हैं, स्केलार क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू एंड डायरेक्शन भी हमें पता होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट, एक ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पर लगता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसलिए एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि इसका डायरेक्शन हमें पता हो चल गया। ओके। और हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम है 9.77, इसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। देखिएगा, हम एक एक कंसेप्ट यहाँ पर धीरे धीरे से कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिक्स आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आज के बाद नहीं लगेगी। अभी देखो यहाँ पर, अभी हम देखेंगे इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ एक्सेल, इसको क्या कहते हैं, हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। क्या, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ओके, तो अभी ना हम इसकी ना वैल्यू देखते हैं, 9.8 एक क्यों कैसे आई। ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, थोड़ा प्लीज आप बता सकते हो क्या। यस, क्यों नहीं, देखिएगा यहाँ पर उन्होंने बताया है, बाय यूजिंग न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नाइन्थ में पढ़ाया था क्या, शायद 11th में होगा। अरे नहीं, इसी चैप्टर में है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में आप ओपन करिएगा, तब तक मैं आपको ले चलता हूँ मेरे इस वाले पीडीएफ पर। अभी हम देखेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद एज फिर से यहाँ पर लौट आएंगे। तो चलो करते हैं हम न्यूटन का क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो पेज नंबर शायद 4 पर है, आप ओपन करिएगा। अभी हम देखते हैं, रुको रुको थोड़ा ना रब करते हैं।
क्या करते हैं हम, थोड़ा रब करते। अच्छा, अरे ये देखो समझ नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। बताओ, अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। वेट थोड़ा। अभी क्या हम ग्रेविटेशन पार्ट वन देख रहे हैं, धीरे 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 हम सब पार्ट लेकर आएंगे और आपका केमिस्ट्री का मतलब फिजिक्स भी कवर अप करेंगे, केमिस्ट्री भी कवर अप करेंगे, बायोलॉजी भी कवर अप करेंगे और एसएसटी वाला सिलेबस भी आपका कवर अप करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों तक शेयर करना है। ओके, मेरा मकसद है कि हर गली के बच्चों को ये फिजिक्स यानी कि पूरा साइंस क्या होना चाहिए, इजी जाना चाहिए। तो चलो अभी हम देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया है न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब क्या, न्यूटन की एक थ्योरी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, क्या है चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। यानी कि क्या सर, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो देखो, मान लो दो ऑब्जेक्ट लिए है न्यूटन ने, एक ऑब्जेक्ट लिया है उसका मास क्या है m1। तो ऐसे लिखना होता है, यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो नीचे ऐसे लिखना होता है m1 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन, या इसका नाम दे दो, इस ऑब्जेक्ट का ए नाम दे दो, नहीं तो बी। तो क्या लिखना है, m2 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऐसे लिखना होता है। एफ यानी कि फोर्स, ये आपको मालूम है ना, एफ यानी कि फोर्स होता है, एग्जामिनर को थोड़ी मालूम होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको सब लिखना है, आप क्या क्या डिनोट कर रहे हो किसको। ओके। तो अभी देखो, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, m1 है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। मुझे बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। और क्या इस सेंटर ऑफ मास की वजह से ए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखिएगा, every object in the universe attract every other object with a definite force। अभी तो देखा क्या है, मतलब क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट मतलब ए भी ऑब्जेक्ट और ए भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या, देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ डेफिनाइट फोर्स। क्या, एवरी अदर ऑब्जेक्ट क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, विथ अ डेफिनाइट फोर्स, विथ अ डेफिनाइट फोर्स। तो चलो एफ की वैल्यू क्या है देखते हैं आगे, न्यूटन ने क्या क्या कहा है। देखो, इसको ऐसे ही आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलो देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है देखो, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यानी कि देखो, दिस फोर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this force is directly proportional to the product of the masses of the two object। यानी कि ऑब्जेक्ट ए का मास क्या था m1, ऑब्जेक्ट बी का मास क्या था m2, और ये क्या है, प्रोडक्ट यानी कि क्या, मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। आगे देखिएगा, एंड दिस फोर्स, और यही फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली यानी कि हम मतलब क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, डिवाइड करके नीचे लिखते हैं। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली, देखो, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के ऑब्जेक्ट का बीच की दूरी डी लिया है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो, देखो, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि ऐसे रहता है, दिस फोर्स इज inversely proportional to the square of the distance d between them। Okay, every object in the universe attract each other with a definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the squares of the distance between them। Yes, दिस इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अरे, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक वालों ने भी यहाँ पर सटीकता से लिखा है। देखो, कोई डाउट है आपको, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके।
इसको ना हम ना ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा है ना। ओके, देखो कैसे याद करना है, फिर से एक बार बता दो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the squares of the distance between them. ओके, इजी है। यस, बहुत इजी है। फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में कौन सा सब्जेक्ट अभी देखा नहीं है। तो चलो देखते हैं अभी। यहाँ पर इस चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये हमें हटाना है, इसकी जगह इक्वल टू लेना है, तो ना हमें ना यहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ता है, यानी कि कुछ भी एक एक लेटर आप ले लो, कुछ भी नहीं, जो साइंटिस्ट देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिस्ट क्या दिया है, लेटर दिया है कैपिटल जी, यानी कि इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। ये क्या है, हेयर जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसको ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल जी, कैपिटल जी यानी कि क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, हाँ, तो ये हट गया ना साइन, इक्वल टू कैपिटल जी लिखा, और बाकी का एज इट इज लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर। बताओ ये इक्वेशन यहाँ पर है या नहीं। ओके, और जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, और ये दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास क्या है, m1 एंड m2 है, केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम डी ईच अदर। ओके, यहाँ पर देखिएगा, तो इसलिए हमने देखा क्या क्या होता है। तो चलो मैं आपको और एक आपके ज़्यादा नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 एंड M2 प्रोडक्ट। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, हाँ, क्यों, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू घटा देता हूँ, मतलब इनकी वैल्यू मैं कम करता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखो यहाँ पर देखो, अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा, देखो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वेयर, हमने पढ़ा है ना। देखो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वेयर। हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू अभी मैं कम कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, मतलब इतना याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता है, एक वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पेट में दर्द उसके चालू हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। ओके, मतलब ये फॉर्मूला था m1 एंड m2। ओके, अगर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि बढ़ रही है, घट रही है, वैल्यू बढ़ रही है, कितने से, 2 से बढ़ रही है ना। मैंने क्या कहा था, ए अगर चीज बढ़ती है तो ए भी चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए मास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और इनके बीच में क्या है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स। ओके, इतना हमें क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखिएगा, इफ द डिस्टेंस इज डबल। अभी क्या कर रहे हो, अरे इस डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, यानी कि टू का, अभी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4। तो मैं इसको 4 लिखो, एक मिनट मैं यहाँ पर रब कर कर यहाँ पर 4 लिखता हूँ, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 लिखता हूँ। क्यों 4 आया, क्योंकि डी, मतलब यहाँ पर 2 स्क्वायर था ना, डी का वैल्यू क्या, डिस्टेंस क्या किया, डबल किया है ना, यानी कि 2 लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। तो मुझे बताओ ये 4 फैक्टर से बढ़ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, एक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक चीज यहाँ से बढ़ती है तो एक क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पहला तो बढ़ेगा तो कभी नहीं, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कितने फैक्टर से, अरे एक 4 से बढ़ रहा है ना, तो ये 4 से ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4, वो 4 से ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ना, न्यूटन के यूनिवर्सल मतलब कैपिटल जी हमने जो पढ़ा है,
कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। उसका एसआई यूनिट क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है हम देखते हैं। तो इसकी वैल्यू ना अपना रट्टा मार लो रट्टा क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये क्या है, अरे इसे है ना एसआई यूनिट है, कहाँ से आया मत पता नहीं सर। ओके, अरे डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। अगर आपको एग्जाम में पूछते तो आपको ना बिल्कुल भी रट्टा मारना नहीं है, ये कैसे आया मैं इसको बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा। अभी थोड़ा सा ही क्या हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके, आज के लिए ना थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम देखते हैं एक कैपिटल जी का ऐसा यूनिट कैसा आया। ओके, अरे हमने पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर अभी अभी, देखो इसको कहीं देखा है क्या मुझे बताओ। एफ एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर। सर अभी तो पढ़ा है। ओके यस, शाबाश। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या इस जी को ना हम यहीं पर रख देंगे। अभी रुको यहाँ पर तुम, ओके, और एफ को भी यहीं पर रखते हैं। अब ये डी को ना डी स्क्वायर जो डिवाइड में है ना, इसको ना हम वहां भेजेंगे तो ये ना मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ओके, अब ये देखो जी के साथ m1 एंड m2 मल्टीप्लाई में है ना, वो उधर जाकर कैसे जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे m1 इंटू m2, और हमें ए फॉर्मूला नजर आएगा। ओके, अभी ना ऐसा यूनिट सर एफ यानी कि फोर्स रहता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहता है, चलो मैं ए जी को एज इट इज लिखता हूँ। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, तो हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, 9th कक्षा में हमने देखा है। डिस्टेंस, सर डिस्टेंस को है ना हम ऐसा यूनिट मीटर में काउंट करते हैं, तो यहाँ पर देखो मीटर में लिखता हूँ, अरे लेकिन स्क्वायर भी है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ तक हमें आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी क्या है, पर है ना, तो पर लिखता हूँ मैं। सर मास, मास क्या है, सर मास को ना हम केजी में काउंट करते हैं, केजी, इस मास को भी किससे काउंट करेंगे, केजी। सर इसको ना हम केजी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर ना रुको एक मिनट, मैं रब कर देता हूँ, ये क्या आ गया। हम्म तो अभी मैं क्या करता हूँ, एरब करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, केजी स्क्वायर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, केजी स्क्वायर लिखता हूँ। हाँ, तो ना इस जी का ऐसा यूनिट क्या आ गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पर केजी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया। तो क्या किया है, देखो अगर आपको ए पर वाला साइन हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केजी को ना ऊपर ऐसे लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने लेके गए। देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, डिवाइड का निशान नहीं ना। हाँ, तो अभी ना इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो देखो टू के सामने क्या है, प्लस है ना, प्लस कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो ऊपर जाकर वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पर ध्यान से गौर से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, और क्या है केजी, और -2 आ गया, ये क्या है, इसका ऐसा यूनिट है। आई होप आपको पता चल गया होगा। इतना रामायण महाभारत पढ़ने के बाद भी अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप क्या कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये जो क्या है न्यूटन ने बनाया हुआ, न्यूटन बाबा ने, ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो जहाँ पर हम पहले रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, तो हम कहाँ पर आए थे, तो इस वाले चीज पर हम आए थे, तभी हमें समझ नहीं आया था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। अभी आपने क्या किया, पढ़ा है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटेशन देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखी, अब उसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ना मैं पहले रब कर देता हूँ 1 मिनट से। ओके, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि आज ही मेरे पास फ्री टाइम है, तो इसलिए मैं ये वीडियो पूरी तरीके से मतलब एक दो टॉपिक और ख़त्म करके ही यहाँ पर बंद करूँगा। तो आपको भी क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। आई होप आपने पुस्तक रखा होगा सामने। तो चलो अभी हम देखते हैं इस जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे 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 सर 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 सर, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमें भी मालूम है, क्या है रे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या कहते हैं, एक बार पीछे जाकर देखिएगा क्या कहते हैं। ओके, कैपिटल जी m1
अरे m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके। हाँ सर, इस एफ को ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ। अभी भी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। मुझे लिखना नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए रहता है। लेकिन ना सर ना, ए ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह क्या लेंगे? स्मॉल जी लेंगे। तो इस एफ की वैल्यू मैं इसे लिख सकता हूँ ना, एम इंटू स्मॉल जी। क्यों? क्योंकि बिकॉज न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, इसलिए। ओके, बहुत ही आसान। इज इक्वल टू एज इट इज लिखो, और ये पूरी की पूरी चीज ऐसे ही लिखो। क्या है? हाँ, अभी क्या करते हैं मालूम है आपको? ये क्या है, मास वन था ना, मतलब मान लो अभी ना, ये क्या है, हमारा अर्थ है। क्या है? हमारा अर्थ है। और उस अर्थ का मास क्या है? एम है। एम इज द मास ऑफ अर्थ। तो इस अर्थ का मास क्या है? कैपिटल एम है। तो ये क्या है, इसको स्मॉल एम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक बड़ा एम लिखते हैं, ऐसा। ओके। और मल्टीप्लिकेशन की जगह ऐसे डॉट देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, डॉट नहीं दिया तो भी चलेगा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पर दिया है? नहीं ना, इसका मीनिंग ये रहता है मल्टीप्लाई। ओके। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, और एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए वाला छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पिंकी ने रखा है। पिंकी को ने, मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका मास क्या है? स्मॉल एम है। क्या है? स्मॉल एम हमने लिया है। सर स्मॉल एम ही क्यों लेना है? कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन नीचे ना ऐसे लिखना है रे, मास्टर को नहीं मालूम आप एम यानी कि क्या कहना चाहते हैं, तो लिखना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अर्थ के ऊपर है। ओके। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये m2 की जगह हम क्या करते हैं? स्मॉल m लिखते हैं। ओके। हाँ, तो क्या है, और क्या है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर सिचुएटेड है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और उसकी ही वैल्यू, जी की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। ओके, एक फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं क्या होता है। तो डी स्क्वेयर में एज इट, अरे डी स्क्वेयर डिस्टेंस ना, तो ये देखो, ये अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे बताओ, रेडियस है या नहीं? रेडियस है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, उन्होंने स्मॉल आर लिया है, लेकिन ना हम ना कैपिटल आर लेते हैं। क्या लेते हैं? कैपिटल आर ही ले लेते हैं। आपके बुक में क्या किया, पहले स्मॉल स्मॉल आर लिया है, लेकिन बाद में बताया है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो हम अभी से ही आर लेते हैं। कैपिटल आर, छोटा आर क्यों लेंगे इनके जैसे? ओके, तो हम क्या करते हैं, बड़ा आर स्क्वेयर। सर नहीं समझा? अरे समझा है, अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा बैक जाओ और देखो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाता है। ओके, हाथ दर्द करने लगे मेरे, एक मिनट। अभी देखो, ए स्मॉल एम एंड ए स्मॉल एम कैंसल। ओके, तो अभी क्या चीज आएगी? देखो देखो, हाँ, स्मॉल जी एज इट इज। अरे जी, स्मॉल जी क्या रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भूलना नहीं। एम, एम यानी कि क्या? कैपिटल एम यानी कि क्या? मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम यानी कि क्या? मास ऑफ द अर्थ। और ये क्या है नीचे? उसके रेडियस का स्क्वायर। ओके। ये फॉर्मूला आ गया। आपको क्या करना है, जी का वैल्यू हमें मालूम है, 6.673 इंटू 10⁻11। ये यहाँ पर पुट किया। अर्थ का मास उन्होंने बताया है 6 इंटू 10⁻24, ये पुट किया। और रेडियस भी उन्होंने बताया है, ये अर्थ का रेडियस सरफेस से कितना होता है, तो ए होता है, ए उसने पुट किया। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व किया, और फाइनल कंक्लूजन ये, यस यस यस, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हम इसको कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। हाँ सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट कैसा है? अरे एक्सेलरेशन का क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट रहता है ना। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्या कर सकते, बता सकते हैं, सर मुझे नहीं मालूम। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। ओके, तो इसका जी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसकी वैल्यू क्या है, 9.77 यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अभी ना एक कंक्लूजन बता देता हूँ आपको, किसी को मत बताना। ओके, तो देखो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर कतई नहीं डिपेंड करती।
ओके, इस मास एक इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर कैसा है, काला, पीला, पीला, हरा, गोरा, इसने फॉग सेंट नहीं लगाया, लगाया, इसका शेविंग कैसा है, इसका हेयर स्टाइल कैसा, इसके ऊपर कुछ नहीं डिपेंड होता। तो किसके ऊपर इस स्मॉल जी डिपेंड रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ना ये ना किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मास एम। मास एम यानी कि क्या, अर्थ का मास उसके ऊपर डिपेंड होता है, और अर्थ का रेडियस उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे दिखता है, इससे कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर, और इस उसका मास कितना है इसके ऊपर एज क्या करते हैं, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड रहता है, क्या रहता है, डिपेंड रहता है। अभी हम देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। बस बस ये यही अभी आखिरी टॉपिक है, 10 मिनट या 5 मिनट में वीडियो खत्म होगी। ओके, अभी तक आप रुके हो मेरे साथ, तो आपका 10th में पक्का 95% जाने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ना पेशेंस है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस रहता, अरे रहने दो, कहाँ मोटिवेशन दे रहा हूँ, पहले ये टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके, चलो। ये क्या है अभी ना, इस सभी जगह सर 9.8 होती है क्या, देखो ये अर्थ है, और एक ये हमारी अर्थ ना ऐसे बल्ज हुई है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, और ये नीचे क्या है, साउथ पोल है। ये यहाँ पर फ्लैट हो गई है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे बल्ज हो गई है इक्वेटर पर। ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, और ये क्या है, पोल्स है। तो इससे क्या हुआ है, बल्ज हुई है अर्थ। क्यों, क्योंकि अर्थ ना ऐसे रोटेट करती है ना हमारी, इसलिए इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो देखो, ये क्या है, मान लो ये हमारी पिंकी यहाँ पर खड़ी है, और ये भी पिंकी हमारी खड़ी है, और ये अर्थ का सेंटर है। मुझे बताओ, जी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, और यहाँ पर क्या रह जाएगी, 9.8, 9.8 दोनों जगह सेम आ सकती है क्या, नहीं, चेंजेस होगा। इसको ही कहेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये हर जगह 9.8 ही नहीं रहती अर्थ के ऊपर, सब क्या, क्यों, कैसे, अरे वही तो आपको समझने के लिए टॉपिक दिया है आपके बोर्ड वालों ने। तो चलो अभी हम देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ओके, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो अर्थ का एक है पूरा सरफेस है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। एक मिनट, मैं थोड़ा ना पेन ना चेंज कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ, अरे ऑब्जेक्ट नहीं, पिंकी, एक है पिंकी, एक पिंकी यहाँ पर है, एक पिंकी यहाँ पर है। ओके, अभी देखो कहाँ पर वैल्यू कैसे रहती है। तो देखो सबसे पहले ना एक फॉर्मूला आपको मालूम है, अभी तो मैंने ऊपर लिखा है, देखो देखो, क्या वो पेड़ है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है स्मॉल जी का। तो देखो यहाँ पर, देखो देखो, मुझे बताओ, अगर मान लो रेडियस बढ़ती है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम, बिल्कुल सही आंसर, कम होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, नीचे है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस बढ़ती है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये रेडियस बड़ी है या ये इक्वेटर वाली रेडियस बड़ी है, ऑब्वियसली सर इक्वेटर वाली रेडियस बड़ी है, यानी कि इक्वेटर पर, एट इक्वेटर पर क्या है, रेडियस का डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, यानी कि जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम, यस कम होगी, क्या होगी, कम। तो वैल्यू ऑफ जी इस इक्वेटर पर वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी, क्या रहेगी, कम। क्यों, क्योंकि रेडियस देखो कितना बड़ा है, इसका डिस्टेंस काफी बड़ा है, इसलिए। ओके, हाँ, तो चलो देखते हैं आपके बुक वालों ने क्या बताया है। ओके, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर, हाँ, इक्वेटर पर ऑब्वियसली रेडियस क्या रहेगी, लार्जेस्ट रहेगी। ओके, और स्मॉलेस्ट एट द पोल्स, हाँ पोल्स पर स्मॉल ही है, देखो ना आपके सामने ही है। द वैल्यू ऑफ जी इज दस, आगे क्या बताया है, हाईएस्ट, कहाँ पर हाईएस्ट होगी, कहाँ पर हाईएस्ट, ओके, इज हाईएस्ट कहाँ पर है, एट द पोल्स, कहाँ पर रहेगी, देखो देखो एक मिनट, कहाँ पर थे हम, एट द पोल्स, मतलब पोल्स के ऊपर क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो पोल पर रेडियस क्या है, कम है ना, पोल पर क्या है, रेडियस कम है, यानी कि जी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस सबसे ज्यादा पोल्स पर क्या रहेगी, जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। एंड आगे देखिएगा, एंड डिक्रीजेस कहाँ पर गया, हाँ,
एंड डिक्रीजेस स्लोली विद द डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, मतलब हम जैसे जैसे ऐसे लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, जैसे जैसे नीचे 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 आएंगे, ओके, तो डिक्रीज स्लोली विद द डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, ओके, एंड इट इज द लोवेस्ट एट द इक्वेटर, यहाँ पर सबसे कम रहेगी। तो कंक्लूजन क्या आ जाता है, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस की जगह पर हर बार सेम नहीं रहती, इक्वेटर पर सबसे कम रहती है, यानी कि मिनिमम रहती है, और ये पोल्स के ऊपर मैक्सिमम रहती है। ओके, अगर कुछ नहीं समझा तो सिर्फ इतने 2 पॉइंट याद रखिएगा, इक्वेटर पर आपकी जी की वैल्यू कम होगी एंड पोल्स के ऊपर आपकी जी की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी हम देखेंगे चेंज विद द हाइट, बस बस सिर्फ ना 5 मिनट रुकेगा, प्लीज़ प्लीज़ 5 मिनट रुकेगा, इसके बाद हम दी एंड कर देंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आएंगे और उसमें ही ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद और एक यहाँ पर पार्ट लेकर आएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ना इसमें से एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा, पक्का गारंटी के साथ। अभी देखो, चेंज विद द हाइट, चेंज विद द हाइट, ओके, तो ना मान लो यहाँ पर देखो, एक क्या है, अर्थ है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने इतनी ऊंची हाइट पर रखा, ओके, और ए क्या है, ए आर है, आर अर्थ का रेडियस आर लिखता हूँ, और ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट को मैं एच करता हूँ, ओके, तो मुझे बताओ, मैं हाइट को, डिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, आर प्लस एच, यानी कि बढ़ गई ना, अभी रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया ना उनके बीच का डिस्टेंस, ओके, हाँ, यानी कि मैंने क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूँ, मतलब हाइट पर लेके गया अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को। अभी चलो देखते हैं क्या होता है। तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा, सर कैसे बताए, हम क्या ज्योतिष है, क्या एस्ट्रोलॉजर है, अरे नहीं रे बाबा, फॉर्मूला तो याद है ना ये वाला, देखो, तो ये क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे है ना, ओके। अभी मुझे बताओ, आर की वैल्यू पहले सिर्फ इतनी थी जब सरफेस पे था, अभी धीरे धीरे हाइट पर लेके गए हैं, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, यस ऑब्वियसली, देखो इतनी बड़ी हो गई, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई। अरे रे सर, ये तो मालूम है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे अब अर्थ सरफेस के ऊपर ऊपर चले जाओगे, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन इंक्रीजेज, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन में जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी, यस, समझे क्या, चेंज विद द हाइट, ये समझ गए, जैसे 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 आप ऊपर जाओगे आपकी जी की वैल्यू कम 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 होगी, ओके, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, एंड जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए, ओके। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, उनने क्या किया है, एक टेबल दिया है और उनने बताने की हमें कोशिश की है, अगर हम सरफेस पर रहते हैं अर्थ के, ओके, मान लो ये अर्थ है और ये इसका सरफेस है, तो इस सरफेस पर आपका जी का वैल्यू 9.8 रहेगा, ओके, और ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर भी रखेंगे ना तो भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये निग्लिजिबल हाइट है यार, मतलब देखो अर्थ के सामने ये है, हाइट क्या है, अर्थ देखो इतना बड़ा इसका रेडियस है, इसके सामने काफी निग्लिजिबल है ना, इसलिए 9.8 ही रहेगी। आगे देखो, जैसे आप ऐसे बलून उड़ते हैं ऊपर, मैन मेड बलून रहते हैं ना वो, ओके, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, अरे अरे, लगता है फांसी ले ली इसने चलो, ओके, अभी ना मैक्सिमम हाइट पर गए तो थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों कम, अभी तो देखा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो देखो 9.77, 9.8 से कम है ना, यस। अभी ना जो सैटेलाइट वगैरह उसके भी ऊपर रहते तो और भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहता है बहुत ही ऊपर, तो वहां पर सिर्फ देखो इतनी रहेगी, और उसके भी आगे आप चले जाओगे तो जी का वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगा, ओके। हाँ, अभी हम देखते हैं, यह ए टेबल आपको बताया है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, बस इतना ही है, ओके। अभी ना सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे, यहाँ तक ही देखेंगे बस, ओके। चलो अभी हम देखते हैं चेंज विद डेप्थ, यानी कि क्या, एक मिनट, मैं सब पहले क्या करता हूँ, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध की सफेदी है ना, क्या है, हेमा जया सुषमा सबकी पसंद निरमा, क्या कह रहा हूँ, अरे बोर्ड रब किया मैंने,
बोर्ड नहीं स्क्रीन। यहाँ पर देखो, चलो अभी देखो चेंज विद डेप्थ यानी कि क्या होता है सर। देखो ए हमारा अर्थ है, ए हमारा अर्थ का रेडियस है यानी कि डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने रखा है पिंकी जी को। ओके हाँ, अभी ना पिंकी ना क्या करेगी, धीरे 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 नीचे आने आएगी। मतलब क्या, अभी पिंकी को ना हम ऐसे ऐसे जमीन गड्ढा गड्ढा करेंगे और ना पिंकी को ना यहाँ पर नीचे रखेंगे, नीचे बैठने के लिए कहेंगे। तो देखो पिंकी ना यहाँ पर आ गई, अभी यहाँ पर आ गई ना। हाँ ओके, ये अर्थ है और पिंकी जी हमारी कहाँ पर आ गई, गड्ढा इसे निकाल कर हमने पिंकी को कहा चलो नीचे नीचे जाओ। और जी की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गई या इंक्रीज। सर 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 वो एक फॉर्मूला मुझे याद है, क्या फॉर्मूला है वो। ओके अभी तो देखा था रे, देखो ए वाला फॉर्मूला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ए वाला फॉर्मूला। ओके ए वाला फॉर्मूला है यानी कि क्या, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, इसको याद रखो रे, आर स्क्वेयर। अभी ना ओके ये फॉर्मूला है आपका। अभी क्या हुआ है आपका, आर का वैल्यू क्या हो गया है आपका, डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है ना आर का वैल्यू। ओके तो चलो उसी पेज पर मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कहाँ पर लेकर आया आपको, तारों के शहर पर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, जी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर। अभी देखो आर इतना पहले बड़ा था, पिंक वाला देखो बड़ा है ना इतना। ओके और ये मैंने जो अभी डॉट करके ऐसे लिखा ना, सिर्फ इतना ही है ना, अभी पिंकी कम, मतलब इसका रेडियस सर कम हुआ, तो जी का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। यस यस यस, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे गलत है रे, चुप गधे। यहाँ पर देखो उन्होंने भी यही बताया है आपके टेक्स्ट बुक में। देखो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ, जैसे अंदर जाओगे अर्थ के, वैल्यू जी की कम ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगी। देखते कम होगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, जैसे आप नीचे गए तो आर की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। हाँ वन वुड थिंक, हाँ जैसे कि आपने अभी सोचा था, मतलब कुछ गधे रहेंगे वो कैसे सोचेंगे, हाँ इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीजेस एज पर द, अरे नहीं रे बाबा इंक्रीज नहीं होती। सर क्यों इंक्रीज नहीं होती, अरे देखो ना मास के ऊपर भी डिपेंड है ना। अभी अर्थ ना सिर्फ इतनी सी हो गई है, अर्थ का मास क्या हो गया, अचानक से कम हो गया, अचानक से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसकी जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, मास डिस्टेंस से भी ज़्यादा। अगर ऑब्जेक्ट का मास ही कम हो गया तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कभी भी इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे आप अर्थ के इनसाइड डीप चले जाओगे आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस ए फाइनल कंक्लूजन, हमने जी के बारे में देखा, जी के वैल्यूज देखे, उसका वेरिएशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसका एसआई यूनिट देखा, उसका सब कुंडली बिंडली सब कुछ देख दिया हमने। हो आपको क्या करना है, एक बार ध्यान लगाकर मन लगाकर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो एवरी प्लेनेट एंड सैटर्न हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। हाँ ओके, तो क्या होता है, ये लेते हैं हम अर्थ और ये लेते हैं मून। ओके यहाँ पर जी का वैल्यू अलग रहेगा, यहाँ पर जी का वैल्यू अलग रहेगा। क्यों सर, देखो ना, देखो 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 ओके क्यों, अरे अर्थ का मास कुछ अलग रहेगा और मून का मास कुछ अलग रहेगा। ओके तो इसकी वैल्यू कुछ इस फॉर्मूला में अलग आ जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी। ओके इसलिए ना सभी जगह पर क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट मासेस रहता है, मतलब क्या रहता है, स्मॉल जी का वैल्यू रहता है। ओके तो यहाँ पर देखिएगा एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ अ डिफरेंट मास एंड रेडियस, मतलब मास और रेडियस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो इसलिए इसलिए उनके सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी हर जगह बार डिफरेंट आ जाएगी। यानी कि अर्थ के ऊपर 9.8 है ना सरफेस के ऊपर, और मून के ऊपर ना कम हो जाएगी। ओके कितनी कम हो जाएगी, अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। मतलब अभी अर्थ की जितनी वैल्यू है ना उसके ना 1/6 उतनी ही हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी अर्थ के ऊपर ना अपने यहाँ तक जंप लगाए ना, जितना फोर्स लगाकर, अगर आप गलती से भी मून के ऊपर जाकर इतना फोर्स लगाकर आप जंप करते हो ना, तो वी कैन जंप 6 टाइम हायर ऑन द मून। मतलब आप अभी जितना अर्थ के ऊपर अपनी जितनी छलांग लगाई ना, उससे भी कई गुना 6 टाइम ज़्यादा आप उसके ऊपर
छलांग लगा सकते हो। क्यों रे? अरे वहाँ पर ना क्या है, 1/6 वैल्यू कम है, जी का वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि मून का मास क्या रहेगा, अर्थ के मुकाबले कम रहेगा। ओके, रेडियस क्या रहेगी, कम रहेगी, इसलिए रे बाबा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। यही तक मैं रुकना चाहता हूँ। ओके, मास एंड वेट जो भी कुछ टॉपिक रहा है आपका पूरा चैप्टर, एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर लूँगा। उसके भी नेक्स्ट वीडियो वाले में न्यूमेरिकल्स कवर अप कर लूँगा। आई होप आपको और तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया है। ओके, अगर समझ में आता है तो सिर्फ एक ही काम करना है आपको। मेरा काम मैंने कर दिया। अभी आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के यहाँ भेजना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतना सिंपल वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस वीडियो में आपकी साथ मिलती है तो मैं पूरा का पूरा आपका 10 का सिलेबस इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और आगे भी मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। अभी आपको करना है। क्या करना है? इसको लाइक करो, शेयर करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यार सब्सक्राइब करो। ओके, और आपके दोस्तों के पास भी भेजो और उन्हें सिर्फ देखने के लिए को। अगर वाक़ई उनको भी समझ में आता है तो ना उनको भी कहो, चलो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, अभी मैं ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लेना चाहता। ओके, अभी रात के मतलब 12 बजने वाले हैं। ओके, थोड़ी देर बाद गुड मॉर्निंग होने वाली है। अभी मैं सोने जाता हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।